समय की बात है, सियाना नाम के गांव में बेन नाम का एक जमींदार रहा करता था। वो बहुत ही अमीर इंसान था। अमीरी तो जैसे उनका पुश्तैनी हक था और उसमें से बेन और भी अमीर बनने की चाह रखता था। बेन अमीर बनने की लालच में बहुत ही दुष्ट और दुराचारी बन गया था। वो हमेशा कर्ज दिए हुए पैसे बहुत ही सख्ती से वसूल किया करता था। बेन किसी की कोई परवाह नहीं किया करता था। इसीलिए बेन के पास से जिसने भी कर्जा लिया था वे सब भिखारी बन गए थे। लेकिन लोगों के पास कर्जा लेने के लिए बेन के अलावा कोई और विकल्प भी नहीं था। बेन सिर्फ सियाना में ही नहीं, आस पड़ोस के गांव के लोगों को भी कर्जा दिया करता था। पास में ही मोरगोना नाम के गांव में स्टुअर्ट नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। स्टुअर्ट बहुत ही मेहनती किसान था। वो अपनी खेतों में कड़ी मेहनत किया करता था और जो अनाज की उपज होती उसी से अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। लेकिन स्टुअर्ट की बेटी लियाना बड़ी हो गई थी और उसकी शादी के लिए स्टुअर्ट को बेन से कुछ कर्जा लेना पड़ा था। गरीबी के मारे और कर्ज के बढ़ते हुए ब्याज की वजह से स्टुअर्ट उसे नहीं चुका पाया। ब्याज तो जैसे उसके ऊपर एक पहाड़ की तरह बढ़ ही रहा था। मोरगोना में स्टुअर्ट की तरह और 15-20 लोग थे जिन्होंने भी बेन से कर्जा लिया हुआ था। वे भी गरीबी के कारण उस वक्त पर लौटा नहीं पा रहे थे। सालों से मोरगोना में कोई वसूली न होते देखकर बेन ने मोरगोना के सब कर्जदारों के घर और जमीनों को जब्त कर उसकी नीलामी की जाए ऐसी सूचना अपनी मुनीम को दी। मुनीम तुरंत ही मोरगोना में दाखिल हुआ और सारे कर्जदारों को इकट्ठा कर उनसे बात करने लगा। तो मोरगोना के मेरे प्यारे से कर्जदारों, तुम सब मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर 8 दिन के अंदर अंदर तुमने अपना सारा कर्जा या उसका ब्याज तुम अगर नहीं चुका पाए तो तुम्हारी सारी जमीनें और घरों को नीलाम किया जाएगा। समझे कि नहीं? तो चलो 8 दिन बाद मिलते हैं। मुरगोना के सारे कर्जदारों के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक सी गई थी। 8 दिनों में वो भला कहाँ से इतने सारे पैसे जुटा सकते थे? सभी लोग परेशान हो गए। स्टुअर्ट तो कुछ ज्यादा ही मायूस हो गया था। वो गरीब जरूर था, लेकिन स्वाभिमान, इज्जत, इन सब की स्टुअर्ट की नजरों में बहुत ही ज्यादा अहमियत थी। इन 8 दिनों में स्टुअर्ट ने कर्ज के पैसे जुटाने की अपनी सारी कोशिशें की और साथ में वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान उसको इस मुसीबत से निकाल ले। लेकिन स्टुअर्ट की वो सारी कोशिशें असफल रही। देखते ही देखते 7 दिन खत्म हो गए। 8वें दिन की शाम में भी पैसों का कोई इंतजाम नहीं हुआ। स्टुअर्ट अब बहुत ही निराश हो गया था। अगले दिन के अपमान से कैसे बचा जाए, इसका कोई हल स्टुअर्ट के पास नहीं था। रात जैसे जैसे बढ़ने लगी वैसे वैसे स्टुअर्ट के दिमाग में एक ख्याल पक्का होने लगा और वो ये था कि सबके सामने अपमानित होने से अच्छा ये होगा कि वो उस जगह को ही छोड़कर चला जाए। और वैसा करने का उसने सोच भी लिया था। मध्य रात्रि होते ही स्टुअर्ट गांव के बाहर एक घने जंगल की ओर चल पड़ा। उस जंगल में एक बहुत ही गहरा तालाब था और उस तालाब के पास एक जिन रहता था। थोड़ी देर चलने के बाद स्टुअर्ट को एक तालाब दिखा। चांद की रोशनी से वो तालाब रात में झिलमिला रहा था। स्टुअर्ट ने सोचा एक बार भगवान को याद किया जाए। ये सोचकर स्टुअर्ट उस तालाब के किनारे घुटनों पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर कुछ बोल रहा था। उसी तालाब के पास बहुत ही बड़ा एक इमली का पेड़ था। उस पेड़ पर एक जिन रहता था जिसके एक डाली को पकड़कर एक जिन सुकून से झूला झूल रहा था। रात के समय किसी इंसान की आवाज सुनकर जिन ने झूला झूलना बंद किया और डाली से आवाज की ओर देखा तो एक इंसान तालाब के किनारे बैठकर कुछ बोल रहा था। ये सब देखकर जिन थोड़ा चौंक गया। वो सोचने लगा, बीच रात एक अकेला इंसान, वो भी इतने घने और डरावने जंगल में। कुछ तो गड़बड़ है।
चलो जाकर देखता हूँ आखिर माजरा क्या है। स्टुअर्ट अपनी प्रार्थना खत्म कर वहाँ से आगे बढ़ने वाला था, तभी अचानक जिन उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। जिन को सामने देखकर स्टुअर्ट जिन के ऊपर जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम जो भी हो मेरे सामने से हट जाओ। जिन को स्टुअर्ट की बात सुनकर अजीब लगा कि ये इंसान मुझे देखकर थोड़ा भी डरा नहीं। तभी जिन जोर से स्टुअर्ट से बोल पड़ा, कौन हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं हूँ इस जंगल का जिन। तो मैं क्या करूँ? तुम जिन हो या कोई भूत, मुझे उससे क्या। मैं तो इस जगह को छोड़ के जाने वाला हूँ, और वो भी हमेशा के लिए, और शायद ही इस जगह पर मैं कभी वापस आ पाऊँ। स्टुअर्ट की बात सुनकर जिन को हंसी आई और वो जोर जोर से हंसने लगा और स्टुअर्ट से, तुम्हारी ये सोच मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। तुम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ, ये तो मेरे लिए अच्छा ही है। लेकिन क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम यहाँ से क्यों जाना चाहते हो? जिन के बहुत जोर देने की वजह से स्टुअर्ट ने अपनी सारी कहानी जिन को बताई। स्टुअर्ट की कहानी सुनकर जिन को बहुत खुशी हुई, क्योंकि बहुत दिनों बाद उसे किसी को सताने का मौका जो मिला। इसीलिए जिन खुशी के मारे झूम रहा था और पेड़ की डाली से झूलते हुए जिन ने स्टुअर्ट से कहा, बस इतनी सी बात? अरे इतनी सी बात के लिए तुम यहाँ से जाना चाहते थे? तुम्हारा क्या जाता है इतनी सी बात कहने में? तुम तो एक जिन हो, इसलिए तुम्हें किसी बात की कोई फिक्र नहीं है। वैसे तुम्हें भी नहीं होगी, और वो भी हमेशा के लिए। वो भला कैसे हो सकता है? बताता हूँ। बस तुम इस जगह को छोड़कर मत जाना। अगर तकलीफ ही ना हो तो भला कौन इंसान अपनी जगह छोड़कर जाना चाहेगा? तो फिर ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ गांव तक चलता हूँ और रास्ते में तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें आगे क्या करना है। स्टुअर्ट जिन के साथ गांव की तरफ निकल पड़ा। जिन ने स्टुअर्ट को आगे क्या करना है वो सारी बातें बताने लगा। जिन की बातें सुनकर स्टुअर्ट को अब अच्छा लगा। स्टुअर्ट जब गांव में पहुंचा तब तक सुबह होने को आई थी। स्टुअर्ट शांति से अपने घर जाकर सो गया। दूसरी ओर मोरगोना गांव के कर्जदार अपना कर्ज नहीं चुका सकते, इस बात का पूरा यकीन बेन को था। इसीलिए उनके घर और जमीन को नीलाम करने के लिए बेन ने अपने आदमी भेज दिए। थोड़ी देर सोने के बाद स्टुअर्ट अपने गांव के जमींदार के पास गया। स्टुअर्ट को घर आते देख जमींदार को लगा कि स्टुअर्ट पैसे मांगने आया है। तभी जमींदार बड़े दुखी आवाज में स्टुअर्ट से, स्टुअर्ट, मैं आप सब लोगों की मुसीबत समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे माफ करना स्टुअर्ट। तुम सब लोगों का कर्जा चुका सकूं, इतनी बड़ी रकम तो मेरे पास नहीं है। कृपया मुझे माफ कर देना स्टुअर्ट। गांव के जमींदार उतने सक्षम नहीं है, ये बात स्टुअर्ट को पता थी। इसीलिए स्टुअर्ट ने बड़े ही शालीनता से जमींदार से कहा, नहीं जमींदार जी, मैं आपको ऐसे धर्म संकट में नहीं डालना चाहता। मैं तो बस आपसे ये कहने आया था कि आप बस मेरे साथ गांव की सीमा तक चलिए। कल रात निराश होकर मैं जंगल की ओर चल पड़ा था, लेकिन वन देवता ने मुझ पर कृपा कर मुझे कुछ धन दिया है। वो सारा धन मैंने गांव की सीमा के बाहर एक बड़े से पेड़ पर छुपा कर रखा है। वो सारा धन आप लेकर हमें मुक्त कीजिए। स्टुअर्ट की बात सुनकर जमींदार किसी को बिना बताए स्टुअर्ट के साथ गांव की सीमा पर चला गया। वहां जाते ही पेड़ पर बैठे जिन ने जमींदार के शरीर में प्रवेश किया। वैसे ही जमींदार का बर्ताव अचानक से बदल गया। वो हंसने लगा। ये देखकर स्टुअर्ट तुरंत बोला, ए जिन, ऐसा कोई काम मत करना कि किसी को हम पर शक हो जाए। ठीक है, चलो अब गांव में जाते हैं। अब नीलामी शुरू ही होने वाली होगी। स्टुअर्ट और जमींदार जब गांव में आए तो उन्होंने देखा बेन का एक आदमी बीचों बीच खड़े होकर नीलामी की शुरुआत करने वाला था। जैसे ही नीलामी शुरू हुई वैसे ही जमींदार के अंदर का जिन जानबूझकर कीमत बढ़ाने लगा।
जमीन, घर और बाकी जायदाद की कीमत जिन बढ़ा ही रहा था, तभी सारे गांव वाले जमींदार की ओर चौंक देखने लगे, क्योंकि सारी चीजों की कीमत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन इन सब में से सबसे ज्यादा जो खुश था वो था बेन और उसका आदमी जो ये नीलामी कर रहा था। वो बेन से एक बड़े इनाम मिलने की ख्वाहिश कर रहा था। आखिर में सब मिलाकर 10,000 सोने के सिक्कों में नीलामी खत्म हुई। सारी जायदाद अकेले जमींदार ने ही खरीद ली थी। सारी रकम जमींदार से लेने के लिए 2-4 दिन में बेन खुद आएंगे, ऐसा कहकर बेन का आदमी वहाँ से चला गया। वो जाते ही गांव के सारे कर्जदारों ने जमींदार के सामने अपने सर झुकाए और उन्हें प्रणाम किया। अब 2-4 दिन तो जिन को जमींदार के अंदर ही रहना था, नहीं तो जिन के सारे किए कराए पे पानी फिर जाता और फिर जिन को भी तो बेन को सबक सिखाना था। दूसरी ओर मोरगोना से नीलामी की रकम जमींदार से लेने के लिए बेन ने अपने बेटे जेम्स को भेजा। जेम्स अपने आप को बहुत ही होशियार समझता था। दोस्तों के सामने वो हमेशा बड़ी बड़ी बातें किया करता था। 2-4 दिन बाद जेम्स मोरगोना में आया और उसने नीलामी की रकम वसूल की और उसे रकम वापस मिल गई और वो कर्ज मुक्त हो गया। ऐसी बेन की मोहर लगाई हुई कागज उसने जमींदार को दे दी और जमींदार का एक दिन का आदर-तिथ्य लेकर जेम्स अपने गांव सियाना के लिए निकलने वाला था। तभी जमींदार के अंदर के जिन ने जेम्स से कहा, जेम्स, क्या तुम्हें पता है हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी नस्ल की बकरियाँ मिलती है। अब तो तुम्हारे पास पैसे भी है और तुम यहाँ पर भी हो, तो कुछ अच्छी बकरियाँ लेकर जाओ। तुम्हारे पिताजी को भी यहाँ की बकरियों के बारे में पता है। बकरियाँ देखकर वो आपसे जरूर खुश होंगे। अब जेम्स भी भला इस बात को कैसे मना करता। उसने सोचा, पिताजी मेरे व्यापारिक चातुर्य देखकर खुश हो जाएंगे। ये सोचकर जेम्स जमींदार की बात मानकर तुरंत वहाँ के बाजार में गया। इधर जमींदार के अंदर के जिन ने बाहर निकलकर एक व्यापारी का भेष बना लिया और बाजार के एक कोने में खड़ा रहा। स्टुअर्ट भी उस बाजार में अपनी बकरी लेकर जिन से थोड़ी दूर खड़ा रहा। जेम्स बाजार में बकरियों की कीमत पूछते पूछते स्टुअर्ट के पास आया। स्टुअर्ट ने अपनी बकरी की कीमत बाकी बकरियों से 2 गुनी ज्यादा बताई। ये देखकर जेम्स स्टुअर्ट से, क्या इस बकरी की इतनी कीमत? क्या ये सबसे अच्छी बकरी है? तभी स्टुअर्ट ने विनम्रता की आवाज में जेम्स से कहा, मालिक, मैं हमेशा सबसे अच्छी ही बकरियां बेचने को लाता हूँ, लेकिन अगर आपको इस बकरी से भी अच्छी बकरी चाहिए तो आप उस कोने में खड़े व्यापारी के पास जाओ। उसके पास एक से बढ़कर एक बकरियां है। जेम्स एक पल भी विलंब न करते हुए उस व्यापारी के पास गया और उनसे पूछा, मैंने सुना है आपके पास बहुत अच्छी नस्ल की बकरियां हैं। मुझे भी अच्छी नस्ल की बकरी चाहिए। जिन ने जेम्स को ऊपर से नीचे तक देखा और उससे कहा, अच्छी? अच्छी मतलब कैसी? अगर आपको कसरत करने वाली बकरी चाहिए तो उसकी कीमत भी ज्यादा होगी। कसरत करने वाली बकरी? भला वो कैसे होती है? अगर आपको वो देखना है तो आपको 100 सोने के सिक्के देने होंगे। जेम्स ने तुरंत 100 सोने के सिक्के निकालकर व्यापारी को दिए। व्यापारी जेम्स को बाजार से दूर एक खुली जगह पर लेकर गया और उसने एक बकरी को आगे किया। बकरी पेड़ पे चढ़ने लगी, गोल गोल घूमकर कूदने लगी। बकरी ने बहुत सारे करतब करके दिखाए। ये देखकर जेम्स हैरान रह गया और उसने व्यापारी से पूछा, क्या आपको ये बकरी बेचनी है? बेशक, लेकिन इसकी कीमत 2000 सोने के सिक्के हैं। 2000 सोने के सिक्के? क्या कभी एक बकरी की इतनी कीमत होती भी है? बस तुम तो इतने में ही डर गए। दोस्त, अगर तुम गाने वाली बकरी की कीमत सुनोगे तो क्या करोगे? क्या गाने वाली बकरी? हाँ हाँ, गाने वाली बकरी। लेकिन अगर तुम्हें उसका गाना सुनना है तो तुम्हें उसके 400 सोने के सिक्के देने होंगे। जेम्स ने तुरंत
400 सोने के सिक्के दिए। व्यापारी ने एक बकरी को आगे किया और उसे गाना गाने के लिए कहा। बकरी ने बहुत ही सुरीली आवाज में गाना गाया। बहुत खूब। इस बकरी की क्या कीमत है? 5000 सोने के सिक्के। लेकिन इस बकरी से अच्छी नाचने और गाने वाली बकरी है। अगर 1000 सोने के सिक्के दोगे तो तुम्हें उस बकरी का नाच गाना देखने को जरूर मिलेगा। जेम्स ने बिना सोचे 1000 सोने के सिक्के व्यापारी को दे दिए। व्यापारी ने फिर से एक बकरी को आगे किया। उस बकरी ने 2 पैरों पर नाचकर और बहुत ही सुरीली आवाज में गाना गाकर दिखाया। ये सब देखकर जेम्स बहुत ही चौंक गया। उसने व्यापारी से कहा, मुझे ये बकरी चाहिए। आप इसे कितने में बेचोगे? 10,000 सोने के सिक्के। उससे एक भी सिक्का कम नहीं। लेकिन अब तो मेरे पास सिर्फ 8,500 सोने के सिक्के हैं। कृपया आप ये 8,500 सोने के सिक्के लेकर ये सौदा पक्का कर दो और ये बकरी मुझे दे दो। व्यापारी ने जेम्स को मना किया, लेकिन जेम्स के बहुत मोलतोल करने के बाद आखिर व्यापारी ने सौदा कबूल किया और सोने के सिक्के लेकर बकरी जेम्स को दे दी। बकरी को सियाना गांव की ओर लेकर चल पड़ा। जेम्स के जाते ही जिन स्टुअर्ट के पास गया और अपने अंदाज में स्टुअर्ट से हंसते हुए कहा, स्टुअर्ट मेरे दोस्त, देखा उस साहूकार को मैंने कैसे मजा चखाया। अब सिक्के भी गए और जमीन भी, ना घर का ना घाट का। हा 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 हा। स्टुअर्ट की आंखें भर आई। नम आंखों से स्टुअर्ट ने जिन से कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं अभी अभी गांव के जमींदार से कर्ज माफी का वो कागज लेकर आया हूँ और मैंने जमींदार को सब समझा भी दिया है। अब हम सब लोग कर्ज से मुक्त हो चुके हैं। तुम भगवान जैसे हमारी मदद करने आए, इसीलिए ये सब हो पाया। भगवान जैसे नहीं, जिन जैसे बोलो दोस्त। हा 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 हा। जिन ने सोने के सिक्कों की थैली स्टुअर्ट के हाथों में दी और उसने कहा, ये लो, ये सारा धन जंगल का ही है। तुम और तुम्हारे दोस्त ये सब अच्छे से बांट लो और अच्छे से जियो। और हाँ, अब खुद पर ऐसी नौबत मत आने देना कि तुम्हें इस जगह को छोड़कर जाना पड़े। हा 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 हा। चलो, अब मैं चला, बाय बाय। ऐसा कहकर जिन हवा में जंगल की ओर चला गया। स्टुअर्ट ने सिक्के अपने दोस्तों में समान रूप से बांट दिए। सब लोग बहुत खुश थे। इधर जेम्स बकरी को लेकर बेन के पास गया और अपने पिताजी से कहा, पिताजी देखिए तो, मैं एक बहुत ही अद्भुत चीज लेकर आया हूँ आपके लिए। जरा देखिए। अच्छा अच्छा, वो सब बाद में दिखाना, पहले नीलामी की रकम मुझे दो। तभी बेन को रोकते हुए जेम्स ने अपने पिताजी को सारी हकीकत बताई। ये सब सुनकर बेन अपना सर पटकने लगा। बेन को सब समझ में आ गया था कि उसके बेटे जेम्स को किसी ने मूर्ख बनाया है और वो जोर से चिल्लाया और बेन से कहा, अरे मूर्ख, ऐसी बकरियां भी कभी होती है? पिताजी, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने अपनी आँखों से देखा है। हम इस बकरी का लोगों के सामने खेल कर बहुत पैसे कमा सकते हैं। और हाँ, राजा के सामने अगर उसका खेल किया तो राजा हमें मुंह मांगी कीमत देंगे पिताजी। अच्छा, तो दिखाओ बेटा, सबसे पहले मुझे दिखाओ। अभी दिखाता हूँ पिताजी। जेम्स बकरी के सामने खड़ा रहा और उसे नाचने और गाने के लिए कहा। 2-3 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, 10 मिनट भी हो गए। ना ही वो बकरी नाच रही थी और ना ही वो हिल रही थी। जेम्स उसके सामने डर के मारे वो बकरी को अलग अलग इशारों में समझा रहा था। वो अब बकरी के सामने तालियां बजाने लगा और ये सब देखकर बेन को बहुत गुस्सा आया। उसे ये अपमानजनक लगा और उसे शर्मिंदगी भी महसूस हुई। अपनी जगह से उठकर बेन जोर से जेम्स के ऊपर चिल्लाया और उससे कहा, अरे मूर्ख, तुम्हारी बकरी तो नाचने से रही, अब तुम ही नाच गाना करो और लोगों को पैसे फेंकने को कहो। अरे मंद बुद्धि, तुझे किसी ने उल्लू बनाया है।
और तुम बन गए हो, समझे? उस दिन के बाद जेम्स ने कभी भी किसी के सामने अपनी बड़ाई नहीं करी। और रही बात बेन की, तो बेन ने वो बकरी अपने घर में हमेशा सामने रखी। और उस दिन के बाद बेन ने कभी किसी से ज्यादा ब्याज वसूल नहीं की।